हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में जो चर्चा कर रहे थे उसमें कहाँ तक पहुँच गए थे आप लोग? सर्कुलर मोशन में आप लोग पहुँच गए थे 80 वो एंगुलर एक्सीलरेशन तक। और एंगुलर एक्सीलरेशन में भी आपने कांस्टेंट की बात की थी और वेरिएबल की बात की थी। वेरिएबल में अपन ने वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन किए थे ना। और कांस्टेंट वाले में अल्फा की दो बातें हुई थी ना आपके पास। एक तो 2 रेडियन पर सेकंड लिया था सेकंड स्क्वायर, दूसरा अल्फा क्या लिया था 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दो टाइप के लिए थे। तो इसमें तीन इक्वेशन बनी थी अपने पास। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और थीटा इक्वल टू क्या था ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था अपने पास, याद है तो आप लोगों को? तीसरा था ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये थी ना तीन। और इसमें आप लोगों ने उसको डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करके और क्या निकाल सकते हो, एस थीटा भी निकाल सकते हो, ओमेगा भी निकाल सकते हो। यहां तक बात हो गई थी। याद है आप लोगों को क्या क्या रिलेशन था? 80 और अल्फा के बीच में अल्फा इंटू आर आया था, याद है? टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन था वो किसके इक्वल आ गया था? अल्फा इंटू आर के इक्वल आ गया था। तो थोड़ा सा रिकॉल करो। अपन ने अल्फा नॉन जीरो वाले की चर्चा कर रहे थे और जीरो वालों की चर्चा नहीं की थी अभी तक। नॉन जीरो वाले में तो दो कंडीशन की थी, और अल्फा इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, वो अपन ने चर्चा नहीं की थी। तो इनको तो अपन कहाँ पे पढ़ना है? अगर रोटेशन में पूरा डिटेल में चर्चा करनी है इनके बारे में। लेकिन यहाँ पे अपने को आज अपन डिस्कस करते हैं अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। किस पे चर्चा करेंगे अपन? अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो पे चर्चा करेंगे। चलिए बता दो ये तो आप लोग सब रेडी हो? स्टार्ट कर दिया जाए। पुराने जितने भी टॉपिक हैं, फॉर्मूले हैं, उनको रिवाइज करके रखा करो ताकि अपने काम वाली चीजें आती रहे आगे। तो आप लोगों ने क्या चर्चा की थी? अल्फा या 80 इक्वल टू अल्फा इंटू आर आया था, ये आया था। और यदि इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, वो वाली कंडीशन अपने को करनी है। मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो, उस कंडीशन में यदि अल्फा जीरो होगा तो आप ये मान के चलो कि 80 भी जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। क्यों? अल्फा इक्वल टू 80 इक्वल टू क्या बताया था? अल्फा इंटू आर। तो अल्फा जीरो है तो 80 का वैल्यू भी जीरो है, और 80 जीरो है तो आपको क्या बताया था? 80 क्या बताया था? dv बाई dt इक्वल टू जीरो। dv बाई dt इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। और किसी का यदि डिफरेंशिएट जीरो होता है, इसका मतलब वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहां पे v मोड क्या स्पीड को बोलते हैं, तो स्पीड अपनी क्या आ जाएगी? कांस्टेंट है। बात समझ आई? अल्फा जीरो हो गया तो 80 जीरो हो गया, यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बचेगा नहीं। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता किसके कारण है? जब स्पीड में वेरिएशन होता है। स्पीड में वेरिएशन कितना जाएगा? जीरो जाएगा। तो स्पीड में इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट होगी, और स्पीड यदि कांस्टेंट हो जाए तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब है? जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब 80 का वैल्यू कितना हो? जीरो। ठीक है, तो आप लोग ये बात लिखो, इफ अल्फा इक्वल टू जीरो देन 80 इक्वल टू जीरो, देन dv by dt इक्वल टू जीरो, देन v इज कांस्टेंट और स्पीड इज कांस्टेंट। दिस मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी नोट, फटाफट नोट कर लो, याद भी करते जाना आप लोग, बहुत जरूरी चीज है। जितना फास्ट आपके दिमाग में फिट होता रहेगा उतना ही जल्दी जल्दी मेरे को भी पढ़ाने में एंजॉय आता रहेगा। क्यों? कर लिया होगा? आप देखो, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है? देखो, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन में मेनली आप लोगों ने कितने टाइप की चर्चा की थी, याद है तो आप लोगों को? AC 80 एक्सेलरेशन की बात की थी, अल्फा 3 की बात की थी। अब मान लो AC के बिना क्या सर्कुलर मोशन की इमेजिनेशन हो सकती है?
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बिना कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और एसी का क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एसी का एक ही काम है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना, मतलब सर्कुलर पाथ को बनाए रखना, सर्कुलर पाथ को बनाए रखना। वो काम किसका है? एसी का है। एसी की डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर की तरफ। वो कोई स्पीड में वेरिएशन नहीं करता। यहाँ पे स्पीड यदि 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड रहेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है एसी से। वो सिर्फ इसको सर्कुलर पाथ को हर एक पॉइंट पे जो साइड है, डायरेक्शन है, वो क्या बनाए रखता है? सर्कुलर बनाए रखता है। एसी का काम इतना ही था। एटी का काम था इसमें वेरिएशन करना, 8 से 10 करना, 10 से 20 करना, ये जो काम था वो एटी का था। तो देखो, दो टाइप के मोशन हो सकते हैं सर्कुलर में, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप लोग ऊपर स्टार लगा के लिख लीजिए कि भाई एसी नॉन जीरो, किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म है सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? AC नॉट इक्वल टू जीरो और AC नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों में ये बात आएगी। क्यों? AC यदि जीरो हो गया तो सर्कुलर तो बचेगा ही नहीं, सर्कुलर बचेगा नहीं, तो AC तो जीरो होना ही नहीं चाहिए। अब यूनिफॉर्म में AT का वैल्यू अभी आप लोगों ने कितना कर दिया था? जीरो किया था यूनिफॉर्म में। जब स्पीड कांस्टेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? AT नॉन जीरो होगा तो भी चलेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ध्यान रखना है AC और AT दोनों ही नॉन जीरो होंगे, AC और AT दोनों ही नॉन जीरो होंगे। और इसमें AT यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? AC नॉन जीरो हो जाएगा, AT का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। AT का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ये आप लोग स्टार लगा के किसी डब्बे में पैक करते हैं फटाफट। ये दोनों बातें नोट करो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या रहेगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन रहेगी AC नॉन इक्वल टू जीरो, AT जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए AC नॉट इक्वल टू जीरो और AT इक्वल टू जीरो। बात क्लियर होगी? कर लोगे? चले आगे? ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपन ट्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा बाद। चलिए अब आप लोगों को एक बात, कल अपने लास्ट क्लास में ये चर्चा कर रहे थे कि भाई अल्फा इक्वल टू जीरो और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की दो बातें हुई थी, ऐसे ही अल्फा इक्वल टू जीरो की भी दो बातें हो सकती। ठीक है, अब दो बातें होगी, तो जब अल्फा जीरो हो गया तो यहां से AT का, चलो इस दो बातों को छोड़ो, वो आपको बताई थी ना, ओमेगा इक्वल टू जीरो और ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों कंडीशन में अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। कुल मिला के अल्फा जीरो है तो AT का वैल्यू भी जीरो देगा, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये बात आपको मेनली बतानी थी कि अल्फा का वैल्यू जीरो तो AT का वैल्यू भी जीरो, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप लोग छोटा सा पॉइंट लगाओ, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या? हेडिंग लगाओ, नहीं बढ़िया, बहुत ही अच्छा लाजवाब टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो आप लोगों को याद है, क्या फॉर्मूला बताया था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो AC बराबर नहीं याद है तो याद कर लो v²/r। ये जो फॉर्मूले बताए जाते हैं आप लोगों को दिमाग में फिट रखना है। यहाँ पे v क्या बताई थी मैंने? स्पीड बताई थी। आप लोगों को क्या बताई थी? स्पीड बताई थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, एक्सीलरेशन की चर्चा नहीं करनी आज अपने को। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सबसे पहली लाइन आप लोगों को जिस दिन सर्कुलर मोशन अपन ने स्टार्ट किया था उस दिन आपने ये डिस्कस की थी कि भी सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल है ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स बिना सर्कुलर मोशन के पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर?
याद करिए ना, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार वापस देखो, आपने कोई डोरी वोरी ली, एक पत्थर बांध लिया, एक डोरी के क्या बांध लिया, पत्थर बांध लिया, और उसको ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे तो वो घूम रहा है। यहां से यदि ऐसे कर रहे हो तो वो घूम रहा है, अन्यथा नहीं घूमेगा। मान लो मैं इसको ऐसे आप नहीं करो, किसी पत्थर को बांध के ऐसे नहीं करे, क्या घूम जाएगा क्या? वो नहीं घूमेगा। तो यहां पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे करने को ही क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे कर रहे हो आप लोग, इसी को तो क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां से कुछ लगा रहे हो आप लोग उसको घुमाने के लिए, उसी का नाम क्या है, सेंटर से सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। बात क्लियर हुई। यदि सर्कुलर मोशन की बात करनी है तो बिना AC के और बिना FC के पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर हुई। AC के बिना पॉसिबल नहीं है सर्कुलर मोशन, और FC के बिना नहीं है। मतलब AC आया कहां से, यदि आपको चर्चा करनी है, क्या F इक्वल टू, अपन ने न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़े अभी तक, लेकिन F इक्वल टू आप लोगों ने MA तो सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो। सुना क्या आपने तो 11th में करके 12th में करके तो बार बार F इक्वल टू MA लिखा है। तो यानी बिना जो AC है, एक्सीलरेशन है, क्या वो बिना फोर्स के जनरेट हो जाता है? फोर्स लगता है तभी तो एक्सीलरेशन आता है। तो जो अपन ने चर्चा की थी ना AC की, वो किसके कारण इंड्यूस हो रहा था, FC के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो AC जनरेट हो रहा था। मतलब गाड़ी में यदि रेस नहीं दबाएंगे, आपने उसको धक्का ही नहीं दिया, तो क्या बिना धक्का के एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगी? धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे तभी तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये है अपना कि यदि AC होगा तो ही FC होगा, सॉरी FC है तभी AC, FC है तभी AC है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग सीधा सा, सर्कुलर पाथ के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, FC के बिना कहीं भी आपको कोई भी सर्कुलर मोशन दिखे तो उसके अंदर FC लगेगा ही लगेगा। भले गाड़ी मोड़ में घूम रही है तो भी क्या लगता है, FC लगता है। पत्थर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो भी FC लगता है। तो कहने का मतलब FC क्या है, सर्कुलर पाथ के लिए रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। तो FC इक्वल टू अपन कोई भी पार्टिकल का मास, जैसे मान लो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसका मास m ले लिया, उसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ AC बोलते हैं, तो इसको यदि अपन m इंटू AC कर दें तो FC इक्वल टू आ जाएगा m, इस BC का वैल्यू क्या बताया था, AC का b स्क्वायर बाई r, ये इसकी रेडियस होगी, क्या होगी, सेंटर से ये रेडियस होगी। अब इसमें देखो आप लोग दूसरा फॉर्मूला बताया था ना, v इक्वल टू क्या बताया आपको, v इक्वल टू क्या रख सकते हो, v बराबर ओमेगा रख सकते हो ना आप लोग। तो यहां पे रखो तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r आ जाएगा। तो FC इक्वल टू ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। दो फॉर्मूले दिमाग में फिट कर लो, इन्हीं पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इसी पे सारा कॉन्सेप्ट इसी पे चलेगा। FC इक्वल टू याद करो m v स्क्वायर बाई r, m v स्क्वायर बाई r, FC इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, m v स्क्वायर बाई r, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये दोनों फॉर्मूले फटाफट नोट कर लो। F इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। क्लियर हो? अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है वास्तव में, फॉर्मूला एक बार लिख लिया आप लोगों ने, बिठा लो। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग क्या होता है, सीधा सा आप लोग ऐसे समझो, ये सर्कुलर पाथ है, बिना FC के पॉसिबल है ही नहीं, बिना FC के पॉसिबल सर्कुलर पाथ पॉसिबल है ही नहीं। तो जो फोर्स, या आप लोग ये बोल सकते हो कि नेट फोर्स, क्या बोल सकते हो, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सीधा सा मीनिंग यही है कि जो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। अब नेट फोर्स का मीनिंग आपको धीरे धीरे समझ में आएगा।
किसी भी पार्टिकल पे, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो ये m पार्टिकल है, इस पे 4-5 फोर्स काम कर रहे हैं। कितने? 4 या 5। एक ऊपर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, 4-5 फोर्स काम लग रहे हैं। लेकिन इन सब का रिजल्टेंट, एक इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, इन सब का रिजल्टेंट किधर होना चाहिए? मान लो सबको जोड़ेंगे ना अपन, नेट फोर्स, तो क्या बोलोगे आप लोग? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब ये क्या, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इनमें डायरेक्शन का रोल रहेगा। प्लस माइनस हो गया, वो कट जाएगा, इधर वाला ज़्यादा हो गया, इधर वाला कम हो गया। मान लो आप ऐसे समझो कि कोई 2 kg का पार्टिकल है, एक साइड में, इधर की साइड में लग रहा है 4 न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है ना। इधर लग रहा है 6 न्यूटन। तो आप लोग ये बताओ कि नेट कितना बचा? एक बंदा इधर से 4 से खींच रहा है, एक इधर से 6 से खींच रहा है, तो 4 वाले की तरफ जाएगा, 6 वाले की तरफ जाएगा? 6 वाले की तरफ जाएगा ना, स्वाभाविक सी बात है। तो कितना जाएगा? 4 तो इसने बैलेंस कर दी। सॉरी भाई, 4 तो इसने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो कितना बच गया इसके पास नेट? 2 और बच गया ना। 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर बराबर लगाए तो हिलेगा क्या? 6 लगाए, तो इस साइड में कितना बच गया अपने पास? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन बच गया अपने पास। तो यही नेट फोर्स होता है। मतलब इसमें अपन रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है। 6 की इधर है, 4 की उधर है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो नेट कितना बचा? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन जो भी फोर्स सेंटर की तरफ, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। बात क्लियर होगी? समझ आई बात? अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई चीज होती नहीं। अब आपको सर ये क्या बात कर रहे हो? सेंट्रीपिटल जैसी फोर्स जैसी कोई चीज होती नहीं। बताता हूं कैसे नहीं होती। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। आप कोई ऐसे सोचो कि नया फोर्स आ गया, नया फोर्स नहीं है, पुराना ही फोर्स है। जैसे मान लो आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं कि अर्थ, ये बात समझ आ गई ना, ये नोट कर लेना आप लोग। नेट फोर्स अलोंग द, या नेट फोर्स रिजल्टेड इन सेंटर, यानी सेंटर के साइड में नेट फोर्स क्या होगा? Fc होगा। उस क्वेश्चन में बता देंगे आपको ज्यादा। चलो इसमें आपको चर्चा करता हूँ। देखो 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या क्या, मान लो ये सन है अपना, ये अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही है ना इसके चारों ओर, ठीक है। अब ये गोल गोल यदि घूम रही है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, और किधर लग रहा है? हमेशा सन की साइड में लग रहा है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। बात क्लियर हुई? सन और अर्थ के बीच में, ये अर्थ वही 365 दिन लगाती है ना घूमने में, पूरा राउंड राउंड करने में कितने दिन लगाती है? 365 दिन लगाती है। मान लो ये थोड़े दिन तो घूमता है फिर छोड़ के चली जाती, तो मतलब सर्कुलर पाथ यदि बनाना है, ये इलिप्टिकल है वो अलग बात है, उसकी चर्चा कर लेंगे। कहने का मतलब यदि सर्कुलर पाथ कहीं भी है, इलिप्टिकल पाथ है, मतलब सेंटर तो बन रहा है कहीं ना कहीं, तो यदि सेंटर वाला सन की साइड में नेट फोर्स लग रहा है, तो यहां पे दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। वही क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स ही वही काम कर रहा है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, उसी का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। मान लो न्यूक्लियस है, एक एटम है, यहां पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बांध के रखता है, हमेशा इसमें चक्कर लगाता है, रोज चक्कर लगाता है, दिन रात सुबह शाम चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगता है? कूलाम फोर्स। F इक्वल क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है ना। ये नेट फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये नेट फोर्स ही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो ना। कोई आपने पत्थर बांध लिया एम का, ये जो टेंशन है ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। यहां पे जो टेंशन है ना, ये खिंचाव, वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। कहने का मतलब समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स है नहीं,
जो फोर्स पहले से है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन यदि वो सर्कुलर पाथ में हो, सर्कुलर पाथ में जो फोर्स प्रेजेंट में है वही किसका काम करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का। आगे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को देखोगे, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में चलता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स से सर्कुलर फोर्स का काम करता है। तो बात क्लियर होगी। जैसे गाड़ी सड़क पे घूम रही है तो सड़क और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स या नॉर्मल जो लगता है फोर्स, वही किसका काम कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी अभी तक प्रेजेंट फोर्स है वही किसका काम करे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना, तो पूछ ले कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ का क्या काम आ रहा है, तो सर्कुलर पाथ में नेट फोर्स ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ गया। F इक्वल टू क्या बनेगा, mv²/r होगा या m⍵² होगा, ये Fc का नेट फॉर्मूला आ गया। डायरेक्शन की बात करेंगे, आपको पूछ ले कि डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन की याद रखो आप लोग हमेशा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर थी, AC की, उधर ही F की डायरेक्शन होगी। क्यों, F क्या होगा, m इंटू AC, तो जिधर AC उधर ही FC, यानी सेंटर की तरफ। सर्कुलर पाथ में सेंटर की साइड में AC लगेगा, उसी साइड में FC लगेगा, मतलब सेंटर की तरफ ही लगेगा। कुल मिला के FC की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेट अपने पास में FC की सेंटर की तरफ हो जाएगी। FC की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेंटर की तरफ हो जाएगी, या आप लोग बोल सकते हो रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस हो जाएगी। तो बात क्लियर होगी, समझ आ गई। अब आप लोग 2-3 छोटी छोटी बातें ध्यान दें, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। देखो, सेंटर की साइड में AC लग रहा है, सेंटर की साइड में क्या लग रहा है, AC लग रहा है। ठीक है, AC, और अब सेंटर की साइड में क्या लग रहा है, FC लग रहा है। हर पॉइंट पे लगेगा ना। यहां पे यदि आप टेंजेंट ले हो तो वो वेलोसिटी को बताएगा, यहां पे आप टेंजेंट ले हो तो वो वेलोसिटी को बताएगा, लेकिन क्या लगेगा, FC। यहां पे आप टेंजेंट ले हो तो वो किसको बताएगा, वेलोसिटी। तो आप लोगों को एक बात समझ में आई कि FC जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो सर्कुलर पाथ को बनाए रखता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना, पहला काम तो FC का क्या हो गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना, या आप लोग बोल सकते हो सीधा वेलोसिटी को चेंज करना। लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, यानी स्पीड जिसको अपन बोल रहे हैं, स्पीड को चेंज नहीं कर रहा। किसको चेंज कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। FC हमेशा सेंटर की साइड में लगेगा, और चेंज किसको करता है, केवल स्पीड को चेंज, वो डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब सर्कुलर पाथ को बनाए रखता है। वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ के नहीं चला जाए, वो काम FC करता है। इसका ये काम नहीं, मान लो यहां पे 8 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी 8 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी 8 मीटर पर सेकेंड है, ये कभी भी 8 से 10 मीटर पर सेकेंड नहीं करेगा, कोण FC नहीं करेगा। उसका काम ये नहीं है सिर्फ डायरेक्शन देना है, 8 से 10 करना उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ क्या है, वेलोसिटी को डायरेक्शन देना, सर्कुलर पाथ में बनाए रखना। तो पहली बात, FC सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या क्या चीज चेंज होती है और क्या क्या चीज चेंज नहीं होती, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। छोटा सा क्वेश्चन क्या रहेगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। और स्पीड से रिलेटेड क्या होती है, यदि आप लोग स्पीड बोलो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv²। तो यहां पे स्पीड कांस्टेंट होगी तो m पार्टिकल का कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है अपने को, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। सर्कुलर पाथ में यदि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम पूछे अपने को क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो। क्लियर। दूसरी बात, तीसरी बात देखो, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखो तो ऊपर की तरफ, वेलोसिटी देखो
तो किधर, ऊपर की तरफ, यानी दोनों के बीच में यदि अपन चर्चा करें तो कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल। कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री। यदि वर्क डन की बात की जाए, W की बात की जाए, तो वर्क डन होता है अपने पास में, W का फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और इनटू को मैं यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको अपन लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट से। फोर्स होता है वास्तव में F डॉट S, F डॉट S। तो अब देखो, दो वेक्टर का यदि अपन डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो यदि देखो F और S के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो आप लोग वर्क डन निकालोगे, एफ एस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। आपको पूछ ले कोई सर्कुलर पाथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो आप कितना बताओगे, 0 काम किया, उसने कोई काम नहीं किया। अब देखो चौथी बात, पावर का नाम सुना आप लोगों ने। पावर क्या होती है वास्तव में, कितना आप काम कर दिया कितने टाइम में, W/T, रेट बोलते हैं ना, वर्क डन कितने टाइम में कितना काम किया उसी को पावर बोलते हैं। नहीं यार तो थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला ध्यान रखो, W/T होता है। यदि W 0 है तो पावर पे कितनी होगी, 0। पावर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये चारों चीज ध्यान रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड 4 बातें, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी, वर्क डन कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, 0, और पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो चेंज किस किस में होगा वो देखो, चेंज होगा एक तो वेलोसिटी में, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कौन, Fc चेंज कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसको चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। एक आप लोगों ने मोमेंटम का थोड़ा सा यदि नाम सुना हो, नहीं सुना तो मोमेंटम होता है m × v होता है। मोमेंटम क्या होता है, m × v। यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। तो दो चीजें चेंज करेगा, क्या क्या, एक तो वेलोसिटी, दूसरा मोमेंटम, v और p वेक्टर। किसकी वजह से, Fc की वजह से। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, पावर कितनी होगी, 0 होगी, और चेंज क्या क्या होगी, वेलोसिटी और मोमेंटम। ये 6 चीजें आप ध्यान रखो, Fc से रिलेटेड है। तो फटाफट अपने शब्दों में नोट कर लो जो मैंने बताया, क्या क्या, वापस ध्यान से सुनो। Fc की वजह से स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, वर्क डन 0, किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, किसकी वजह से, Fc की वजह से। पावर लॉस कितना होगा, या पावर कितनी होगी, 0 होगी। चेंज क्या होगा, ये चेंज वाली क्वांटिटी है, चेंज होगा वेलोसिटी और मोमेंटम, यानी P = mv। ये 6 चीजें अपने को अपने शब्दों में फटाफट 1 मिनट के अंदर नोट कर दो, जल्दी से नोट कर दो। लिख लिया, याद कर लेना अच्छे से। इस पे क्वेश्चन पूछता है, आपको पूछता है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट रहता है, ये 4 बातें पूछता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। याद हो गया, वेलोसिटी, मोमेंटम चेंज होगा, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वर्क और पावर, ये चेंज नहीं होगा। आगे देखो, अब मैं 2-3 आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ छोटे छोटे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है। देखो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखो
क्या क्या बातें हैं, आपको ऐसे कह देंगे, फटाफट नोट करते जाना, आंसर देते जाना। मान लो एक सेमी सर्कल दे रखा है, ये इसकी रेडियस दे रखी है, इस पॉइंट ए से पार्टिकल पहुंचा बी पॉइंट तक, और यहां पे वेलोसिटी आपको दे रखी है v, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v दे रखी है, और पूछ लिया पार्टिकल a से b तक आता है, पार्टिकल कहां से कहां तक आता है, a से b तक, तो वर्क डन कितना होगा, a से जब b तक आए, एक सर्कुलर हाफ सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस आपको कितनी दे दी, r दे दी, और पार्टिकल a से b तक आए, क्या है, a से b तक आए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है, आगे बढ़ क्वेश्चन लिख लिया, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द डायग्राम अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ऐसे लिखिए, ए से बी तक पार्टिकल आता है तो वर्क डन कितना होगा ये बताना है आपको। कितना जल्दी आंसर देते हो, कोई ऑप्शन नहीं है, फटाफट बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए क्या आंसर आपका है। कर दिया कमेंट, देखो जीरो आंसर आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा। अभी आप लोगों को सामने चर्चा करी, सेंट्रीपिटल फोर्स भले इतना चले, भले इतना सा चले, भले इतना सा चले, भले इतना चले, भले इतना चले, कितना भी चले, हर पॉइंट पे वर्क डन कितना है, जीरो है। कितना भी चले, हर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है, जीरो है। याद कर लो ये बात। अभी आप लोगों को क्या बताया था, एफ डॉट एस बताया था ना, दोनों क्या है, ये फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर है, परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट वर्क डन कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीरो लिख लो, उसका सीधा आंसर आप लोग आगे, आप लोग देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, क्या 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 फॉर्मूला है आपके लिए, एम वी स्क्वेयर बाई आर हो गया, ये स्पीड हो गई अपने पास, दूसरा हो गया एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, यदि आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दे दी उसने, यानी स्पीड कांस्टेंट दे दी, तो यदि यहाँ पे ए पार्ट कांस्टेंट हो गया तो मास तो कांस्टेंट होता ही, वेरिएबल नहीं होता, तो एफ सी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पता चलेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट तो एफ सी किसके हो जाएगा, 1/r के प्रोपोर्शनल। और दूसरा ये वाला फॉर्मूला कब काम लेना है, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, तो अपने को क्या करना है, उस कंडीशन में एफ सी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर, यानी जो रेडियस आपको दे रखी है उसके प्रोपोर्शनल होगा। कई बार ऐसे पत्थर घुमाते हैं ना, थोड़ा सा घुमाते हैं तो धीरे लगता है, और यदि बड़ा पत्थर लेके ऐसे घुमाओ, देखें जोर से लगता है, वो किसका काम होता है, फोर्स बढ़ जाता है। तो रेडियस बढ़ गई, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन आप उसी पत्थर को थोड़ा सा बड़ा बांध के देखो और उसको घुमा के देखो तो जोर से लगे, उसका काम क्या रहता है, एफ सी बढ़ जाता है। तो दोनों बातें फटाफट नोट करो, बी कांस्टेंट तो एफ सी 1/r, ओमेगा कांस्टेंट तो एफ सी प्रोपोर्शनल टू आर। दोनों बातें जल्दी से नोट करो। कर लिया, मिटा दिया जाए, ओके। अब देखो, आप इस पे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। आपको मैंने क्या बोला था, एफ सी वास्तव में है क्या, नेट फोर्स किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, नेट फोर्स किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। मान लो आपने एक पत्थर लिया, उसका मास आपने एम ले लिया, उसको आपने इसे जोर से घुमाया, तो ऐसे घुमाओगे तो टेंशन आएगा ना उसमें। इस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, यदि यहाँ पे आपको घुमाने में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दे, कोई भी वैल्यू दे देगा आपको, उस कंडीशन में आपको टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, पत्थर आपने बांधा,
घुमा रहे हो उसको, तो इसका मतलब जो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स अब तो एक ही फोर्स है, एक फोर्स जो टेंशन है वही क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो टेंशन का फॉर्मूला या एफसी का फॉर्मूला एक ही बात है। तो क्या बताया था आपको, एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर या एम बी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अपने पास यदि ओमेगा दे दे और उसकी रेडियस आपको आर दे दे, तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है किसका, टेंशन का। ठीक है, बात क्लियर हो गई, याद रह जाएगा। आपको कोई छोटी मोटी वैल्यू देगा, एम की दे देगा, ओमेगा की दे देगा, आर की दे देगा, टेंशन पूछ लेगा आपको करना है। तो इन पे अपने को ज़्यादा चर्चा करनी है, लेकिन थोड़ा सा बीच में अपन इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। तो कल अपन फोर्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा वर्क डन आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, तो वर्क डन के बारे में, पावर एनर्जी के बारे में, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप लोग सिर्फ इतना समझो कि नेट फोर्स याद रखना। आप लोग वापस वही बात करेंगे अपन, कब, वही बात स्टार्ट होगी जब अपन वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट कर लेंगे ना, तो वापस सेंट्रीपिटल फोर्स में आएंगे, क्योंकि जहां सर्कुलर पाथ दिखेगा वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है। एक ये तो आप लोग कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, आपको एक सेंटर है, दो रेडियस आपको देती, एक R1 है, एक R2, ठीक है। यहां पे दोनों जगह पार्टिकल का जो मास है वो सेम है, मतलब एम है, दोनों का मास क्या है, सेम है। लेकिन जो रेडियस का रेशियो है, R1 बाई R2 का रेशियो आपको दे रखा है 1/2, ठीक है। और दोनों में फोर्स का रेशियो या सेंट्रीपिटल फोर्स सेम दे रखा है, दोनों के लिए फोर्स क्या दे दिया आपको, सेम दे दिया। एक कोई भी दो पार्टिकल है जिनके मास सेम है, रेडियस का रेशियो क्या दे दिया, 1/2 दे दिया। अब M1 और M2 बराबर ही दिए, ठीक है ना। अब आपको पूछा है V1/V2 का रेशियो क्या होगा, क्या बता सकते हो आप लोग। रेडियस का रेशियो दे दिया, F1 F2 बराबर दे दिए, मास दोनों बराबर दे दिए, क्या लीनियर वेलोसिटी का रेशियो बता सकते हो, क्या लीनियर वेलोसिटी या स्पीड का रेशियो कितना रहेगा, फटाफट बताओ, देखिए कितना आंसर आएगा इसका। 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है इसका। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दो फटाफट कि कौन सा आंसर आएगा। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के लिए सेम है, यानी F1 बराबर F2 बराबर है, दिया है गिवन है। क्या लिखोगे, M1 V1 R M2 V2 का स्क्वायर बाई R2। M1 और M2 दोनों बराबर दिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। अब अपने को क्या चाहिए, V1/V2, तो इधर ले आओ आप लोग, V1/V2 का होल स्क्वायर बैठा ना, तो ये हो गया R1/R2, ये है। और V1/V2 क्या हो जाएगा, √R1/R2, और V1/V2 कितना दिया था, 1/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/√2। ये आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का आंसर सही है था, फटाफट बताओ। जिन जिन बच्चों का 1/√2 आया था वो यस लिख के कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, इसमें आपको एक दूसरी बात भी पूछ सकता है अगला, ये तो आप लोग नोट कर लेना। मान लो लीनियर वेलोसिटी की जगह आपको एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछता है, तो क्या करते हैं आप लोग, आप लोगों को पता है कि V = क्या होता है, ओमेगा। तो अपने पास यदि ओमेगा का वैल्यू निकाला जाए तो V/R हो गई। तो यहां से आप देखो तो V1/R1 अपॉन में V2/R2,
तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 आ जाएगा V1 बाई V2, और ये बन गया अपने पास में R2 चला जाएगा ऊपर, R1 आ जाएगा नीचे। तो V1 बाई V2 का रेशियो तो है अपने पास में 1 बाई रूट 2, और R2 बाई R1 हो गया, क्या हो गया R2 बाई R1, ये हुआ ना R2 बाई R1। तो R2 बाई R1 का रेशियो उल्टा हो जाएगा, कितना दिया था आपको 1 बाई 2 दिया था ना, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, क्यों R2 बाई R1। तो यहां से ये बढ़ जाएगा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया तो रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को और भी आगे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन आपको पूछे वैसा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी कल अपन फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन दोबारा आएगा, ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले दोबारा करने हैं। तो 2D आज अपन ने बेसिक सारी 2D की बातें कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू, लगे रहो, कंटिन्यू।